इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में संपत्ति के प्रकार, उसके बाद में संपत्ति अर्जन का तरीका, उसके बाद में संपत्ति का स्वामित्व, उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन, उसके बाद संपत्ति का समानीकरण और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों की आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। अरस्तु के अनुसार संपत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिनका उपयोग परिवार तथा राज्य में होता है। अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व मानता है। संपत्ति के होने पर ही एक व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक सभ्य जीवन या एक सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। तो ये हो गई संपत्ति संबंधी विचारों की भूमिका। अब देखते हैं अरस्तु के अनुसार संपत्ति के प्रकार। अरस्तु संपत्ति को दो भागों में विभाजित करता है। प्रथम निर्जीव संपत्ति, जिसके अंतर्गत मकान, खेत आदि आते हैं, तथा दूसरी सजीव संपत्ति, जिसके अंतर्गत दास दासी आते हैं। अब देखते हैं संपत्ति अर्जन का तरीका। अरस्तु संपत्ति अर्जन के दो तरीके प्रस्तुत करता है, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक। पहला है प्राकृतिक तरीका। इस उपाय के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति की सहायता लेकर अपने श्रम द्वारा संपत्ति अर्जित करता है। कृषि और पशुपालन द्वारा अर्जित संपत्ति इसी श्रेणी में आती है। दूसरा है अप्राकृतिक तरीका। इस तरीके से संपत्ति अर्जित करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रकृति से कोई सहायता नहीं ली जाती। इसमें धन से धन कमाया जाता है, अर्थात ब्याज द्वारा धन कमाया जाता है। अरस्तु के अनुसार यह पूर्णतः घृणित उपाय है। यह मनुष्य में दुर्गुण उत्पन्न करता है। इसमें दूसरे मनुष्य की व्यवस्था का लाभ उठाकर धन कमाया जाता है। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार धन कमाने का जो प्राकृतिक तरीका है वही उचित होता है। अप्राकृतिक तरीका यानी कि ब्याज द्वारा धन कमाना अरस्तु के अनुसार एक दुर्गुण है, एक घृणित उपाय है। अब देखते हैं संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में अरस्तु तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। पहला सिद्धांत है संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। दूसरा है संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग। और तीसरा है संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। अरस्तु इनमें से तीसरे सिद्धांत का समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि संपत्ति व्यक्तिगत हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो। अब है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन विभिन्न दृष्टिकोणों से करता है। वह कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का आकर्षण व्यक्ति को कठिन श्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। संपत्ति प्रेम मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुष्टि प्रदान करेगा। संपत्ति से ही मनुष्य भूख शांत करने के लिए अन्न, तन ढकने के लिए वस्त्र और सिर ढकने के लिए छत की व्यवस्था कर पाता है। तो इस प्रकार अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। अब देखते हैं संपत्ति का समानीकरण। अरस्तु व्यक्ति और राज्य दोनों के आदर्श विकास को ध्यान में रखकर संपत्ति के समानीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस संबंध में वह मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल देता है।
व्यक्ति के पास आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति गरीबी और विलासिता से मुक्त होकर सद्गुणी जीवन व्यतीत कर सके। यही सिद्धांत राज्य पर भी लागू होता है। राज्य न तो अधिक धनी और न ही निर्धन होना चाहिए, जिससे कि न तो उसके नागरिक वंचित जीवन जीने के लिए मजबूर हों और न ही उसकी धन दौलत से प्रेरित होकर अन्य राज्य उस पर आक्रमण करें। तो ये हो गया संपत्ति का समानीकरण। संपत्ति के समानीकरण के अंतर्गत अरस्तु कहता है कि संपत्ति के संबंध में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो या चाहे राज्य हो, इनके पास संपत्ति न तो अधिक कम होनी चाहिए, न तो आवश्यकता से कम होनी चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति के संबंध में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए। अब देखते हैं संपत्ति संबंधी विचारों की आलोचना। सबसे पहली आलोचना है संपत्ति का स्वामित्व और उपभोग का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि जिस संपत्ति का उसने अपना खून पसीना बहाकर अर्जन किया है उसका उपभोग संपूर्ण समाज करे। व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान धर्म के लिए दे सकता है, लेकिन संपूर्ण संपत्ति को समाज को नहीं दे सकता। तो अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार की सबसे पहली आलोचना यह है कि जो संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का सिद्धांत है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पास संपत्ति इसलिए नहीं रखता कि पूरी की पूरी संपत्ति समाज के काम आए, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए संपत्ति का अर्जन करता है। अब देखते हैं दूसरी आलोचना। दूसरी है व्यक्तिगत स्वामित्व व्यक्ति में स्वार्थ भावना जागृत करेगा। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व मनुष्य में स्वार्थ भावना को उत्पन्न करेगा। इस सिद्धांत का अनुसरण करके मनुष्य परोपकारी होने के स्थान पर अपनी संपत्ति को लेकर स्वार्थी बन जाएगा। संपत्ति का उपभोग स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही अधिक करेगा। अब देखते हैं तीसरी आलोचना। तीसरी है व्यक्ति में आलस्य भाव जागृत होना। जब व्यक्ति को यह ज्ञात होगा कि परिश्रम करके वह जिस संपत्ति का अर्जन कर रहा है उसका उपभोग करने का अधिकार सभी को प्राप्त होगा, तो वह संपत्ति अर्जन हेतु कठोर परिश्रम नहीं करेगा। यानी कि जब व्यक्ति को पता होगा कि जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जिस संपत्ति को वह खून पसीना एक करके कमा रहा है, उसका उपयोग सारे समाज द्वारा किया जाएगा, उस पर सार्वजनिक उपभोग का अधिकार होगा, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति को कमाने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करेगा। अब देखते हैं चौथी आलोचना। चौथी है अरस्तु पूंजी निर्माण में ब्याज के महत्व को नहीं समझ पाया। प्राचीन समय में भी पूंजी पर ब्याज कमाने की परंपरा रही है। अधिकतर वाणिज्य व्यवसाय का आधार इस तरह से कमाई हुई पूंजी रही है। साहूकारी ब्याज आज भी पूंजी निर्माण का एक उचित साधन माना जाता है। अंधा ब्याज कमाना एक पाप है, लेकिन साहूकारी ब्याज कमाना पाप नहीं है। अरस्तु इस बात को नहीं समझ सका और ब्याज कमाने को एक निकृष्ट तथा घृणित कार्य घोषित कर बैठा। यानी कि अरस्तु ब्याज कमाने को एक पाप मानता है, जबकि पूंजी निर्माण में या व्यवसाय व्यापार करने में
ब्याज के द्वारा बनाई गई पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ब्याज कमाना प्राचीन समय में भी अच्छा माना जाता था और वर्तमान में भी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गई अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों की आलोचना और अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार।